Hello students, welcome once again to the web classes. So this is Sachikant sir, welcoming you again to the web classes. So today we are going to see the subject accounts, unit number 3 of part 2. The name of chapter is company final account. For the 12th commerce English medium, this is lecture number 1st. Now so far we had completed ratio analysis, okay, and cash flow statement. Now today we are going to see द कंपनीज फाइनल अकाउंट. अब देखो कंपनी फाइनल अकाउंट में क्या है, तो जैसा फाइनल अकाउंट जो नॉर्मली हमने अभी तक देखा था ये वैसा नहीं है, ये टोटली डिफरेंट है. पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है वो जान लीजिए. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट प्रेजेंटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन ब्रीफ एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड. तो नॉर्मली यहाँ 1 ईयर नहीं होता है, क्योंकि कंपनी जो है क्वार्टर रिपोर्ट तैयार करती है, मतलब हर 3 महीने में. इन एवरी 3 मंथ कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर देयर क्वार्टर रिपोर्ट. ठीक है, तो क्वार्टर रिपोर्ट बनाने की वजह से यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड जो है 3-3 महीने का होता है और कंसोलिडेटेड क्वार्टर रिपोर्ट बनता है साल के अंत में. ठीक है. नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स. नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन है तो, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन द इक्विटी इफ एप्लीकेबल एंड नोट्स रिलेटेड टू द अकाउंट, सारे नोट्स होते हैं. इसके अलावा होता है डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्ट्स जो है होते हैं. नाउ यहाँ देखिए, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 are given only for explanation for the purpose of examination. मतलब कि एक्चुअल फॉर्मेट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा. हमारे 12th बोर्ड के एग्जाम में जो फॉर्मेट आता है वैसा फॉर्मेट दिया हुआ है. 90% दोनों मैच करते हैं, एक्चुअल फॉर्मेट. और क्यों मैच करते हैं, देखो इसमें एक कुछ चीज़ें जो है निकाल दी गई है, कुछ हेड्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं आपके ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि अगर आपको इतना भी पता हो तो कॉलेज लेवल में जब ये सम वापस से आएगा तो आपको ऐसा ना लगे कि ये एलियन ग्रह से आया हुआ है. ठीक है. नाउ बैलेंस शीट एंड द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड देयर सब हेड सोन बिलो आर टू बी कंसिडर्ड. अब ये जो है ध्यान रखो, ये कहाँ दिया है, तो कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में. कहाँ पर, कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 में इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, एग्जैक्ट फॉर्मेट, डिटेल्ड फॉर्मेट वी कैन से. ओके. ना सो क्या होता है, तो देखो सबसे पहले लिखा जाता है बैलेंस शीट, फिर लिखा जाता है नेम ऑफ कंपनी, या फिर ऐसा होता है नेम ऑफ कंपनी देन बैलेंस शीट. बैलेंस शीट एज एट, जो भी डेट को बनाई गई है वो डेट यहाँ लिखा जाता है. अब ये जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना कह रहे हैं, ये है, ये बैलेंस शीट जो है वो मतलब वर्टिकल बैलेंस शीट है. कैसा है, वर्टिकल बैलेंस शीट. तो कंपनीज के लिए कंपलसरी इसी फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाना होता है. अब आपको क्या करना है, ये पूरा बैलेंस शीट एज इट इज पूरा लर्न कर लेना है. क्या करना है, लर्न करना है. मतलब जब भी इस चैप्टर के आप सम करने जाओगे तो आपको पहले ब्लैंक फॉर्मेट लिखना है, उसके बाद में डेटा फिल करना है. इतना इजी चैप्टर है. ठीक है. तो देखो सबसे पहले बैलेंस शीट की अगर बात करें तो सबसे पहला होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी. क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड. ठीक है, ये फर्स्ट पोर्शन हुआ. और दूसरा पोर्शन होता है एसेट पोर्शन. ठीक है, दो इक्विटी और लायबिलिटी का टोटल और एसेट का टोटल दोनों ही सेम होते हैं. सो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले होता है शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस. ध्यान से अच्छे से लर्न कर लेना और याद कर लेना. ठीक है, तो पहले ये दो ही देख लो, इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसमें नंबर 1 है शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो शेयर कैपिटल यहाँ पे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, सारे के सारे शेयर कैपिटल यहाँ लिखी जाती है. ठीक है, इसके लिए बनता है शेड्यूल 1. हालांकि हमारे 12th में आपको एक भी शेड्यूल बनाने नहीं है, मतलब आपका शेड्यूल का कॉलम जो है वो ब्लैंक रह जाएगा. ठीक है, 12th के लिए. और जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे. ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड में 2, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस. फिर नॉन करंट लायबिलिटी. नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो 12 मंथ से ज़्यादा टाइम के लिए हो. 12 मंथ से ज़्यादा टाइम, मोर देन 12 मंथ के लिए हो तो उसे हम कहेंगे नॉन करंट लायबिलिटी. नाउ नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोविंग. डिटेल एक्सप्लेनेशन हम थोड़ी देर में लेते हैं. लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन. इसमें एक छूट गया, अदर लॉन्ग टर्म.
ठीक है, इसमें आप ऐड कर सकते हो अदर लॉन्ग टर्म कि कुछ ऐसी चीज़ जो इन तीनों में ऐड ना हो रही हो तो उसके लिए आप अदर वर्ड यूज़ कर सकते हो, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। सो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ या फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में ये तीन चीज़ें हैं यहाँ पर, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, सॉरी अदर इज गिवन, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर में लेते हैं। और करंट लाइबिलिटीज, तो करंट लाइबिलिटीज में सेम शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ट्रेड एंड पेएबल। ट्रेड एंड पेएबल्स का मतलब होता है क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल, क्या क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, एंड अदर करंट लाइबिलिटीज एंड द लास्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इज इट क्लियर? तो इस तरह से इतने में हो जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटी पोर्शन कंप्लीट। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी पोर्शन की अगर हम हेड्स की बात करें तो कितने हेड हैं हमारे पास में, तो हमारे पास में इक्विटी एंड लायबिलिटी में 3 हेड है। सबसे पहला है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड जिसके अंदर 2 पॉइंट हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। दूसरा है नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी जिसके अंदर 3 हेड दिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। एंड थर्ड इज करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में भी सेम शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ठीक है, फिर ट्रेड एंड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड द लास्ट मैं भी भूल गया शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ओके, सो इस तरह से इक्विटी एंड लायबिलिटी पोर्शन पूरा होता है। तो मेरा काम आपके लिए है इतना सा, पॉज द वीडियो, लर्न द फॉर्मेट एंड रीराइट इट कंप्लीटली। देखने की जरूरत ना पड़े इस तरह से, अगर देखने की जरूरत पड़ती है तो राइट इट अगेन। ओके, नाउ सो लायबिलिटी पोर्शन इज कंप्लीटेड। नाउ नाउ कम टू द एसेट पोर्शन। एसेट पोर्शन जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पोर्शन जो है वो है नॉन करंट एसेट का और दूसरा पोर्शन जो है वो करंट एसेट का है। नॉन करंट एसेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म एसेट्स जो कि 12 मंथ से ज़्यादा टाइम के लिए होते हैं, जिसमें पहला है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट 2 टाइप के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि क्या टेंजिबल है और क्या इनटेंजिबल। सेकंड है इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लंबे समय के लिए 12 मंथ से ज़्यादा टाइम के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट। तो 4 ही हैं, कौन कौन से हैं? पहला है फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट, द नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस किसी को दिए हो तो, एंड अदर नॉन करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट। इज दैट क्लियर? नाउ करंट एसेट की बात करें तो करंट एसेट में आता है करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी, इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक, trade and receivables, cash and cash equivalent, short term loans and advances and other current asset. So these are the current assets. Is that clear? तो आपका काम क्या है? आपका काम ये है pause the video, learn the format and rewrite it now. जैसे देखो ये लिखोगे तो आपका ही फायदा है। 11 मार्क्स का एक ही सम आएगा बोर्ड के एग्जाम में और फॉर्मेट ही नहीं आता होगा तो क्या करोगे? क्योंकि कंपनी फाइनल अकाउंट में ऐसा है कि फॉर्मेट में जरा भी ऊपर नीचे चलेगा नहीं, जिस फॉर्मेट में है उसको उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। इज दैट क्लियर? सो एक बार वापस से देख लेते हैं। नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट जिसमें टेंजिबल, इंटेंजिबल, देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, देन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स। सो दीज आर नॉन करंट एसेट्स। Current assets, so current investment, inventories, trade and receivable, cash and cash equivalent, short term loans and advances and other current assets. तो ये फॉर्मेट जो है अच्छे से लर्न कर लीजिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर मिलेंगे। नाउ अब आ जाते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ। सो डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सबसे पहले आते हैं शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में क्या आएगा? तो शेयर कैपिटल में आता है सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल जिसका टोटल में कहीं कोई उल्लेख होता नहीं है। फिर इश्यूड कैपिटल, हालांकि इतना सारा हमको डेटा इतना सारा फिल करने का नहीं आएगा, बस हमें पता होना चाहिए। फिर इश्यूड कैपिटल जिसमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, सारी की सारी चीज़ें। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल आता है, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ बता देता हूँ, जो कॉल्स इन एरियाज है ना वो माइनस होता है। कॉल्स इन एरियाज क्या होता है? शेयर कैपिटल में से माइनस होता है, ध्यान रखना। कॉल्स इन एरियाज माइनस होता है, क्यों? लास्ट ईयर क्वेश्चन में आया था कॉल्स इन एरियाज। अब 11 मार्क्स का बहुत ईजी सम था, लेकिन कॉल्स इन एरियाज वाला पॉइंट बच्चों ने ध्यान में नहीं लिया। तो क्या हुआ
कि सभी के 3-3 मार्क्स कट गए, क्योंकि 11 मार्क्स का था, कॉल्स इन एरियाज की वजह से उनका टोटल आया नहीं। तो ध्यान रखिए कॉल्स इन एरियाज जो है टोटल शेयर कैपिटल में से माइनस होता है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा, कॉल्स इन एरियाज माइनस हो जाता है और फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट भी माइनस हो जाएगा। अब तो मेरे ख्याल से शेयर कैपिटल का समझ में आ गया, सिर्फ कॉल्स इन एरियाज वाला पॉइंट जो है वो आपको तकलीफ दे सकता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब सारे के सारे जनरल रिजर्व या जितने भी रिजर्व है, जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, ये सारी चीज़ें जो है रिजर्व्स एंड सरप्लस में आती है। और सेकंड थिंग इसमें ये भी आता है कि जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है वो तो आपको पता ही है कि अगर शेयर इशू किए जाएँ प्रीमियम से तो उसे हम कहते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। इसमें क्या क्या होता है, तो जनरल रिजर्व होता है, प्रपोज डिविडेंड आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ गया, ठीक है, फिर कैपिटल रिजर्व आ गया, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व आ गया। इन शॉर्ट जितने भी रिजर्व्स हैं और पीएनएल अकाउंट का बैलेंस है, ऑल द रिजर्व्स एंड बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट आर इंक्लूडेड इन रिजर्व्स एंड सरप्लस। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में क्या होता है, तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में आता है जैसे कि डिबेंचर है, बैंक से अगर लॉन्ग टर्म के लिए लोन ली है, कोई बॉन्ड आपने इश्यू किए हैं, परचेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉन्ड अगर कंपनी ने इश्यू किए हैं, फिर पब्लिक डिपॉजिट अगर एक्सेप्ट की है, तो ये सारी चीज़ें होती है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में। ध्यान रखिएगा। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है, तो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज लाइक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, के डिबेंचर को जब वापस करना है उस टाइम पे जो प्रीमियम दिया जाता है वो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये दोनों चीज़ें आती हैं अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म प्रोविजन की, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन लाइक प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी फंड, पेंशन फंड, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कर्स सेविंग अकाउंट, मतलब ऐसे प्रोविजंस जो वर्कर के हैं और उनके रिटायरमेंट पे हमें उनको वापस देना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहाँ आती हैं, वो आती है लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। कहाँ पर, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। इज दैट क्लियर? सो होपफुली इट्स क्लियर टू यू। नाउ शॉर्ट टर्म बोरोविंग क्या होता है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग मतलब जो लेस देन 12 मंथ हो, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एटसेट्रा। ट्रेड एंड पेएबल में आता है क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अदर करंट लाइबिलिटीज़ में गया, तो अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आती हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड एंड एडवांस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, डिबेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पेएबल ड्यूरिंग नेक्स्ट 12 मंथ। ठीक है, अगर करंट ईयर में वापस देना है तो ये करंट लाइबिलिटी बनेगी। कैश इन एडवांस मतलब पहले से कैश क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, हाँ, कैश इन एडवांस, किसी से उधार लिया हो, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, ओके, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। नाउ शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या होता है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रपोज्ड डिविडेंड, ये सारी चीज़ें आती है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। एसेट्स की बात करें तो फिक्स एसेट में आते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, व्हीकल्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट एंड लीज होल्ड एसेट, जो कि आप जानते ही हो। इंटेंजिबल एसेट में गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर एंड फ्रेंचाइजीज। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब कि लंबे समय के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो, जैसे इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, शेयर एंड डिबेंचर्स ऑफ अदर कंपनी फॉर मोर देन 12 मंथ, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक फॉर मोर देन 12 मंथ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर मोर देन 12 मंथ, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड फॉर मोर देन 12 मंथ। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, सो लोन टू एम्प्लॉय फॉर मोर देन 12 मंथ। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में अगर एम्प्लॉय को लोन दिया है 12 महीने से ज़्यादा के लिए, कस्टम डिपॉजिट्स, टेलीफोन डिपॉजिट एंड इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, ये सारे आ गए लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। फिर अदर नॉन करंट एसेट कौन से है, तो अदर नॉन करंट एसेट लाइक डिबेंचर डिस्काउंट, जो कि मतलब इसको अदर में यूँ समझो कि फिक्टिशियस एसेट भी सारे लिखे जाते हैं। कौन से, फिक्टिशियस एसेट्स। नाउ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, रिटर्न ऑफ इन द नेक्स्ट मोर देन 12 मंथ। करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट मतलब जो 12 महीने से कम टाइम के लिए हो। ठीक है, सारे के सारे, ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाते हैं। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में मतलब स्टॉक, तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, सेमी फिनिश गुड, अनफिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड गुड्स इन ट्रांसिट। ट्रेड एंड रिसीवेबल मतलब डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब है
हमारे हाथ में जो कैश और बैंक में है वो। सो कैश ऑन हैंड, बैंक बैलेंस, चेक एंड ड्राफ्ट ऑन हैंड। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में लोन एंड एडवांसेस फॉर लेस देन 12 मंथ, एडवांसेस टू सप्लायर फॉर लेस देन 12 मंथ। सो ये सारी चीज़ें आती है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। अदर नॉन करेंट, अदर में क्या क्या आएगा, तो जैसे जितने भी प्रीपेड एक्सपेंस है या फिर इनकम मिलना बाकी है वो सारा आ जाएगा अदर करंट असेट में। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, एडवर्टाइजमेंट कंपनी एक्सपेंडिचर टू बी रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग नेक्स्ट 12 मंथ, मतलब आने वाले 12 महीने में जो रिटर्न ऑफ करना है। डिवेंचर डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग नेक्स्ट 12 मंथ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग नेक्स्ट 12 मंथ। अगर 12 मंथ से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म, 12 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म, मतलब कि करंट असेट्स में। सो होपफुली ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है वो आपको क्लियर है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट अगर क्लियर है तो आपका काम क्या है, आपका काम ये है लर्न द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड राइट इट कंप्लीटली। ठीक है, 2 टाइम्स। तो आपको बैलेंस शीट जो है उसका फॉर्मेट को 2 टाइम्स लिखना है, वो आपका मेजर होमवर्क है आज के लेक्चर का। और इसके अंदर के कंटेंट को सिर्फ लर्न करना है। लर्न करने का मतलब है 1-2 बार उसे क्या करोगे, रीड कर लो, रट्टा मत करो, रीड कर लो बस। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।